अब हम नया टॉपिक आज पांचवा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्शंस टू सोशोलॉजी बीइंग कार्ड एज साइंस। ऑब्जेक्शंस टू सोशोलॉजी बीइंग कार्ड एज ए साइंस। क्या क्या ऑब्जेक्शन हैं इसमें? पहला ऑब्जेक्शन है कि जो मानव व्यवहार है वो बदलता रहता है। एक केमिकल रिएक्शन को नियंत्रित परिस्थितियों में दोहराया जा सकता है, लेकिन मनुष्य का व्यवहार हर परिस्थिति में समान नहीं होता है। तो ये एक ऑब्जेक्शन है कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो बदलता रहता है। केमिकल रिएक्शन तो देखिए, आप लेबोरेटरी में जिस तरह आप चाहें उस तरह बना लीजिए, उसको वही कंडीशन दोबारा पैदा कीजिए तो वही रिएक्शन होगा। लेकिन मनुष्य का जो व्यवहार है वो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार जिस तरह रिएक्ट किया है ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार उसी तरह रिएक्ट करे। उसको पता हो कि अगर सामने कैमरा है तो दूसरी तरह रिएक्ट कर सकता है, कैमरा नहीं है तो दूसरी तरह रिएक्ट कर सकता है। कुछ कोई अगर उसका और व्यक्ति साथ में है तो वो किसी तरह रिएक्ट कर सकता है। कोई व्यक्ति जो उसके साथ रहता है वो नहीं है तो व्यक्ति कोई दूसरी तरह रिएक्ट कर सकता है। तो इसको आप एक डिफाइन नहीं कर सकते कि आप व्यक्ति इसी तरह ही रिएक्ट करेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है? सोशोलॉजिस्ट जो है वो स्वयं भी समाज का हिस्सा है, इसलिए पूर्ण ऑब्जेक्टिविटी बहुत कठिन हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो भी खुद भी वो, मान लीजिए कि कोई सोशोलॉजिस्ट है वो किसी न किसी कास्ट का है, तो हो सकता है वो कोई निष्कर्ष निकाले तो उसमें अपनी कास्ट का फेवर रखे, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो निष्पक्ष ही हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है साइंस कि उसको साइंस बनने से रोका जाए, साइंस ना कह के। इसलिए पूर्ण जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है, जो निष्पक्षता है, वो मुश्किल होती है। तीसरा ऑब्जेक्शन है कि सोशल फिनोमिना बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। किसी अपराध का केवल एक कारण नहीं हो सकता है। गरीबी, परिवार, शिक्षा, पीयर ग्रुप, एडिक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और कई अन्य फैक्टर एक साथ प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस के बावजूद सोशोलॉजी साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करती है, इसलिए इसे सोशल साइंस कहना उचित है। कई सारे प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मतलब एक या दो चार कारणों पर निर्भर नहीं होता है। हो सकता है कोई समाज में कोई घटना घट रही है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। गरीबी, परिवार, शिक्षा, पीयर ग्रुप, एडिक्शन, एम्प्लॉयमेंट और मल्टीनेशनल कंपनियां, तो तमाम उसके फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस के बावजूद सोशोलॉजी साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करती है, इसलिए इसे सोशल साइंस कहना उचित है। तो इसमें हमने देख लिया कि तीन बड़े ऑब्जेक्शंस हैं। एक तो मानव व्यवहार बदलता रहता है। देखिए, नंबर एक, मानव व्यवहार का लगातार बदलना। दूसरा ऑब्जेक्शन है कि जो सोशियोलॉजिस्ट है
वो स्वयं भी समाज का हिस्सा है। इसलिए उसका पूरी तरह निष्पक्षता से अध्ययन जरूरी नहीं है कि हो ही। तीसरा ऑब्जेक्शन है कि जो सोशल फिनोमेना होते हैं, सोशल फिनोमेना बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें गरीबी, परिवार, शिक्षा, पीयर ग्रुप, एडिक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, कई और फैक्ट भी उसमें जुड़े हो सकते हैं। तो ये कई चीज़ों का चीज़ें जो हैं वो समाज को प्रभावित करती हैं, तो इसलिए इसका एक वो नहीं बन पाता है एक तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाता है कि भाई इन 4 फैक्टर पे हम देखेंगे केवल कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके आधार पे हम निर्णय कर देंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी इन ऑब्जेक्शंस के बावजूद सोशल साइंस एक साइंस है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो ये है स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। क्या स्कोप है? देखिए, सोशोलॉजी का क्या स्कोप है? सिक्स नंबर आता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। हम ला स्टूडेंट के रूप में सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसका क्या भविष्य में स्कोप है। डिस्कस दी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप का अर्थ है सोशियोलॉजी किन किन विषयों का अध्ययन करती है,
इसके अंतर्गत ब्रॉडली हम समझते हैं कि सोशल रिलेशनशिप, सोशल ग्रुप, लोगों के बीच संबंध, सोशल ग्रुप, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। इसके अंतर्गत हम देखिए डिस्कस द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। किन किन चीज़ों का अध्ययन करती है सोशियोलॉजी? देखिए, नंबर एक जो है वो सोशल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, सोशल ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स क्या हो गए? परिवार, मित्र, जाति समूह, प्रोफेशनल ग्रुप, ये हो गया। सोशल रिलेशनशिप, लोगों के बीच संबंध, के बीच संबंध। तीसरा है सोशल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इसमें आ गया विवाह, शादी, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राज्य, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस, कोऑपरेशन, आपसी सहयोग, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट, प्रतिद्वंदिता, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन। तो ये सारे रहन सहन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी सोशल प्रोग्रेस में। इसके बाद सोशल चेंज, समाज कैसे बदलता है और परिवर्तन के क्या कारण होते हैं। सोशल चेंज, चेंज, सोशल प्रॉब्लम्स। और सोशल प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी? सोशल प्रॉब्लम्स, ये छठा नंबर है। गरीबी,
बेरोजगारी, अपराध, नशा, घरेलू हिंसा, सामाजिक असमानता, असमानता। तो ये सब चीज़ें जो है वो स्कोप ऑफ सेक्सोलॉजी में आ जाती हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। बेसिकली ये चीज़ें सोशल रिलेशनशिप, सोशल ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रोग्रेस, सोशल चेंज, सोशल प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को आप एक अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए और इनको विस्तार से यदि आप और जानना चाहते हैं तो किसी एक टॉपिक पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं उसमें विशेष रूप से उसी टॉपिक पर हम एक बात करेंगे, उस दिन वीडियो बना लेंगे। इसके बाद छठा नंबर ये हो गया। सातवां नंबर जो है वो इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ सोशोलॉजी। इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ सोशोलॉजी। जब एक अब ये एक लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुझे सोशोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। आप लॉ पढ़ रहे हैं, भविष्य में आप एडवोकेट, जज, लीगल एडवाइज़र, लीगल रिसर्च, सिविल सर्वेंट या किसी अन्य क्षेत्र में जा सकते हैं। हर जगह आपको समाज को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑपरेट्स विद इन सोसाइटी। लॉ ऑपरेट्स विद इन सोसाइटी। कानून की किताब में लिखा हुआ एक नियम है। कानून जो है वो तो सिर्फ किताब में लिखा हुआ एक नियम है, लेकिन उसका जो वास्तविक प्रभाव है वो समाज में दिखाई देता है। इसलिए कानून को समझने के लिए समाज को समझना आवश्यक है। नंबर 8 है रेलेवेंस ऑफ सोशोलॉजी टू लॉ। रेलेवेंस ऑफ सोशोलॉजी टू द लॉ। 8वां नंबर है कि रेलेवेंस ऑफ सोशोलॉजी टू लॉ। लॉ प्लस सोसाइटी इज इक्वल टू सोशल जस्टिस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। लॉ प्लस सोसाइटी इज इक्वल टू सोशल जस्टिस। कानून का उद्देश्य केवल पनिशमेंट देना नहीं है, कानून का एक बड़ा उद्देश्य सोशल ऑर्डर और जस्टिस को बनाए रखना भी है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में
बाल अपराध बढ़ रहा है। एक दृष्टिकोण कहेगा कि सजा बढ़ा दो, लेकिन सोशियोलॉजी पूछेगी कि बच्चे अपराध की ओर जा क्यों रहे हैं, क्या कारण है। परिवार टूट रहा है, शिक्षा की कमी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पीयर प्रेशर है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, सोशल एक्सक्लूजन है। यदि हम केवल पनिशमेंट पर ध्यान देंगे तो समस्या का पूरा समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम सोशल कॉजेस को समझेंगे तो कानून और पॉलिसी दोनों अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यही सोशोलॉजी की लॉ में रेलेवेंस है। एक और उदाहरण, विवाह और कानून। मान लीजिए कानून विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है, लेकिन किसी समाज में बाल विवाह की सामाजिक परंपरा लंबे समय से मौजूद है। अब केवल कानून बना देना पर्याप्त है? नहीं, हमें समझना होगा कि ये परंपरा क्यों बनी, आर्थिक कारण क्या है, परिवार की सोच क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, सामाजिक दबाव क्या है। तभी हम समझ पाएंगे कि कानून के बावजूद क्यों सामाजिक समस्या बनी हुई है। इसलिए लॉ टेल्स अस व्हाट आर टू बी डन। यहाँ पर एक अच्छी बात लिख लीजिए, लॉ टेल्स अस व्हाट ought to be done while sociology helps us understand what actually happens in society। इसको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। लॉ टेल्स अस व्हाट आर टू बी डन while sociology helps us understand what actually happens in society। अब दूसरा हम देखते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी। जब हम सोशोलॉजी के इतिहास की ओर आते हैं तो मुख्यतः जो है हमको देखने में मिलता है कि जब हम सोशोलॉजी के इतिहास की ओर आते हैं तो आधुनिक सोशोलॉजी का विकास मुख्यतः यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी के बड़े सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में हुआ। दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने आधुनिक समाज के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। इधर हम देख लेते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। origin and
डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब हम सोशियोलॉजी के इतिहास की तरफ देखते हैं तो आधुनिक सोशियोलॉजी का विकास मुख्यतः यूरोप में 18वीं-19वीं शताब्दी के बड़े सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में हुआ। दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने आधुनिक समाज के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। नंबर एक क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिकरण के कारण गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन बढ़ा, फैक्ट्रीज विकसित हुई, वर्किंग क्लास का विकास हुआ, फैमिली स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के नए रूप सामने आए। दूसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जैसे विचारों को मजबूत किया और ट्रेडिशनल सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चुनौती दी। इन बड़े परिवर्तनों ने एक बड़ा प्रश्न पैदा किया कि समाज किस प्रकार बदलता है और समाज को व्यवस्थित कैसे समझा जा सकता है। इसी इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में सोशियोलॉजी का विकास हुआ। अब हम कुछ जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको देख लेते हैं और उनकी कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। अर्ली जो सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं वो कई हुए हैं, लेकिन अगस्त कॉम्टे जो हैं मेनली देखिए अर्ली सोशियोलॉजिस्ट। अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जो हैं अगस्त कॉम्टे, इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया और समाज के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। इसी कारण इन्हें सामान्यतः फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उनका विचार था कि समाज का अध्ययन सामाजिक प्रिंसिपल्स के आधार पर किया जा सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर इन्होंने जो है इस हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी की तुलना एक ऑर्गेनिज्म से की। जैसे शरीर के अलग अलग अंग मिलकर शरीर को चलाते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप मिलकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तीसरा, इमाइल डर्केम,
एमाइल डर्केम, डर्केम ने सोशोलॉजी को एक स्वतंत्र एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में मजबूत किया। उनका कॉन्सेप्ट था सोशल फैक्ट्स। उन्होंने सोसाइटी जैसे विषय का भी सोशोलॉजिकल अध्ययन किया और दिखाया कि व्यक्तिगत दिखाई देने वाली घटनाओं के पीछे भी सामाजिक फैक्टर्स हो सकते हैं। चौथा जो बड़ा नाम आता है वो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को समझने में क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सोसाइटी में बर्गिस और प्रोलेटेरिएट के बीच संघर्ष की बात की। लॉ स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक पावर के बीच संबंध को समझने में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत उपयोगी है। जो उच्च वर्ग है, बर्गिस मतलब कि जो एक उच्च वर्ग है, और एक प्रोलेटरेट एक जो निचला वर्ग है, या कहें कि एक है जो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक वर्ग है, एक जो वर्ग है जो उन कंपनियों में काम करने वाला वर्कर का वर्ग है। तो दोनों के बीच जो है वो संघर्ष है। जो कामगार वर्ग है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन जो कंपनी का मालिक है, ऑनर है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो वो उन लोगों का एक तरह से उनसे काम ज़्यादा करवाता है, कम पैसे देता है। तो एक संघर्ष है। इसी को मार्क्स ने एक जो समाजवादी क्रांति जो पूरे दुनिया में फैली, उसके पीछे मार्क्स का योगदान था। दूसरा जो पांचवा जो बड़ा नाम था वो मैक्स वेबर। मैक्स वेबर मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन को समझने पर जोर दिया। उनके अनुसार समाज को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति किसी एक्शन के पीछे क्या मीनिंग रखता है। अर्थात केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि व्यक्ति ने क्या किया, हमें यह भी समझना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके लिए उस एक्शन का क्या अर्थ था। अब मैं बिल्कुल लास्ट बात पर आता हूं कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में क्या अंतर है। सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या अंतर है। जब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या सोशियोलॉजी केवल वही बातें बताती है जो हम सामान्य जीवन में पहले से जानते हैं? नहीं। कॉमन सेंस कह सकता है कि गरीब व्यक्ति अपराध करता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट पूछेगा कि क्या गरीबी और अपराध के बीच वास्तव में सीधा संबंध है? यदि है तो किन परिस्थितियों में? क्या हर गरीब व्यक्ति अपराध करता है? यदि नहीं तो कौन से अन्य फैक्टर्स काम करते हैं? यही अंतर है कॉमन सेंस और सोशियोलॉजिकल थिंकिंग में। सोशियोलॉजी हमें अपने पूर्वाग्रह से बाहर निकलकर एविडेंस और सोशल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर सोचने की आदत देती है, और कॉमन सेंस एक जनरल मैन का ओपिनियन होता है, उसमें कोई फैक्ट्स और ये सब चीज़ें नहीं होती।
तो आज की जो हमारी क्लास थी उसका हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, सार कर लेते हैं। यदि आपको आज की पूरी क्लास को केवल कुछ लाइन में याद रखना हो तो ये 5 बातें याद रखिए। कौन कौन सी? पहला, सोशोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। दूसरा, सोशोलॉजी इज ए सोशल साइंस। तीसरा, सोशोलॉजी सोशल रिलेशनशिप्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेसेस और सोशल चेंज का अध्ययन करती है। चौथा, सोशोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि समाज में कानून वास्तव में कैसे काम करता है। और पांचवा, लॉ और सोसाइटी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कानून समाज को प्रभावित करता है और समाज भी कानून के निर्माण और विकास को प्रभावित करता है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं कि यदि समाज में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं तो क्या केवल पनिशमेंट बढ़ाना समाधान है? क्या सिर्फ हम पनिशमेंट बढ़ा दें तो अपराध कम हो जाएगा? इसको आप सोचिए, विचार करिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या कानून समाज को बदलता है या समाज कानून को बदलता है? तीसरा क्वेश्चन है कि क्या हर कानून समाज की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकता है? क्योंकि कानून के साथ कई और फैक्टर्स भी होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि क्या एडवोकेट के लिए सोशोलॉजी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्टूडेंट्स, आज से जब भी आप सोशोलॉजी वर्ड सुने तो इसे केवल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मत समझिए। आप लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ का वास्तविक प्रयोग कहाँ होता है? सोसाइटी में। इसलिए यदि आपको एक अच्छा लॉयर बनना है तो केवल आपको बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको सोसाइटी को भी पढ़ना है। एक अच्छे लॉ स्टूडेंट को यह प्रश्न केवल नहीं पूछना चाहिए कि कानून क्या कहता है, बल्कि उसे यह भी पूछना चाहिए कि यह कानून जिस समाज में लागू हो रहा है वह समाज किस प्रकार काम करता है। और यही प्रश्न हमें सोशोलॉजी तक लेकर आता है। रिमेंबर दिस लाइन, लॉ टेल्स अस द रूल, सोसाइटी helps us understand the society in which the rule operates। अगली कक्षा में हम सोशोलॉजी की नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशोलॉजी एज ए साइंस को और गहराई से समझेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके उत्तर लिखना सीखेंगे। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।